Hello everyone, welcome back to my channel Vani on Politics. I am Shivani, and as you know, this channel is especially for those students who are preparing for UGC NET Political Science, CUET PG, UPSC and other competitive exams. ये चैनल सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि अगर आप BA या MA स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ हम इंटरनेशनल रिलेशंस की फुल सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियोस ऑलरेडी दे चुकी हूँ। वो तीनों टॉपिक हैं यूनाइटेड नेशन, नॉर्थ साउथ डायलॉग एंड WTO। आई होप आप वो 3 वीडियोस देखकर यहाँ आए हैं। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखी तो इसके बाद उन्हें देख लीजिएगा। अगर यूजीसी नेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है अभी रिसेंटली देखें तो सबसे हाई वेटेज यूनिट है। सो प्लीज इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर न्यू टॉपिक्स दैट इज G20। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर न्यू टॉपिक दैट इज G20। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इससे पहले हमने यूनाइटेड नेशन, WTO और नॉर्थ साउथ डायलॉग ऑलरेडी कवर कर लिया है। WTO, नॉर्थ साउथ डायलॉग, आज G20 पढ़ेंगे। इसके आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स ये सारे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के पॉलिटिकल इकोनॉमी के सब टॉपिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि G20 है क्या। तो G20 एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। और ये कौन सी कंट्रीज हैं? ग्रुप ऑफ कंट्रीज 20, ये 20 कंट्रीज का ग्रुप है। ओके, ये एक इंटरनेशनल ग्रुप या फोरम है, ठीक है, जहां पे ये कंट्रीज मिलकर डिस्कशन करती हैं, कोऑपरेट करती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं। ओके, G20 is a group of countries. So G20 is group of 20 countries. It is an international forum where different countries come together and coordinate, cooperate and discuss about the current issues happening in global economy. ठीक है, so G20 देखें तो इट इज एन इंटरनेशनल फोरम और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल फोरम और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये 20 कंट्रीज मिलकर किन मैटर्स पे डिस्कस करती हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रेड, डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल गवर्नेंस। ये कुछ इश्यूज हैं जिन पे जो है G20 की जो कंट्रीज हैं डिस्कस करती हैं। अब मेजरली देखें तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स के बारे में बातें की जाती हैं, मतलब इकोनॉमिक स्फेयर के बारे में बातें होती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो है इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चल रहा है और क्या होना जरूरी है, कैसे क्या करना है, उन सब चीजों के बारे में इसमें डिस्कशन होती है। अंडरस्टूड? इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1999 में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ मेजर इकोनॉमीज। तो क्या है कि 1999 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और किसने एस्टैब्लिश किया था? जितनी भी कंट्रीज थी उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर सारे मिलके, मेजर इकोनॉमीज जो भी इसके पार्ट हैं उन सब ने मिलके जो है इसको एस्टैब्लिश किया था। और ये 20 कंट्रीज जो है मिलकर इन सब इश्यूज पे जो है डिस्कशन करती हैं। ओके, G20 ब्रिंग टुगेदर। अब ये कंट्रीज कौन सी हैं? डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। मतलब जो फुली डेवलप हैं वो कंट्रीज, और जो डेवलप हो रही हैं वो कंट्रीज, और ऐसी इकोनॉमीज जो अभी फ्रंट में आ रही हैं। ओके, तो यहाँ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज सब मिलके जो है कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके, डिस्कस करके इन सारे इश्यूज पे डिस्कशन कर रही है और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे। G20 क्यों बना था? तो G20 बना था जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 1997 में, तब इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ओके, तो ग्लोबल लीडर्स रियलाइज्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिक्वायर वाइडर कॉपरेशन। तो क्या था कि
एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए तो ग्लोबल लीडर्स जो उस टाइम पे एकदम डेवलप कंट्रीज के जो लीडर्स थे, उनको एक चीज रियलाइज हुई कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक वाइडर कॉपरेशन की जरूरत है। मतलब ज्यादा लोगों का कॉपरेट करना जरूरी है, सो दैट हम इन इश्यूज को जो है सॉल्व कर सकें, हम इन इश्यूज को जो है कम कर सकें। एमर्जिंग इकोनॉमीज शुड पार्टिसिपेट, तो वही बात है एमर्जिंग सॉरी तो वही बात है इमर्जिंग इकोनॉमी शुड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो पहले क्या था कि इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो आपस में मिलकर डिस्कस करती थी, लेकिन देखा गया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी हैं कि उन्हें कुछ कंट्रीज मिलकर ही सॉल्व नहीं कर सकती, बल्कि एक वाइडर अप्रोच लेना पड़ेगा, ज्यादा कंट्रीज को एक साथ मिलकर इन इश्यूज पे डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके जो है इन प्रॉब्लम्स को जो है कुछ हद तक कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। अब एक तरह से देखें तो इसकी फॉर्मेशन हुई कहाँ से? सबसे पहले तो G7, इससे पहले G7 थी, डोमिनेटेड ग्लोबल इकोनॉमीज डिस्कशन, बट G7 excluded many important developing economies, therefore G20 was created। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि G7 जो है इसको किसने डोमिनेट किया था, जो डेवलप इकोनॉमीज थी वर्ल्ड की, वो जो है मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन या इस इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट करती थी। ये 7 कंट्रीज थी, बट वो 7 की 7 जो थी वो डोमिनेटिंग थी, मतलब जो 7 की 7 थी वो सारी की सारी एडवांस इकोनॉमीज थी वर्ल्ड की। तो इसमें बोला कि इनके साथ जो है डेवलपिंग कंट्रीज को भी मिलके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी ये जो इश्यूज है इनको खत्म किया जा सकता है। इसीलिए G20 की फॉर्मेशन हुई। और इसके मेंबर्स कितने हैं G20, और इसके मेंबर्स कितने हैं? G20 इंक्लूड 90s कंट्री प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। अब 90s कंट्री हैं और ये यूरोपियन यूनियन एक अलग सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए, ये यूरोपियन यूनियन जो है यूरोप की कुछ कंट्रीज ने मिलकर इस यूनियन को फॉर्म किया है। तो G20 में जो है 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन भी उसका पार्ट है। ठीक है, अब इवोल्यूशन कैसे हुई G20 की? इनिशियली G20 मीटिंग इंक्लूड फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, और फिर आई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2000 में। क्या बोल रहा है? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि जब G20 की फॉर्मेशन हुई, ओके, उस टाइम पे क्या था कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ये मिलके जो है डिस्कशन करते थे। ठीक है, ये सब मिलके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिस्कशन या कोऑर्डिनेट करते थे। बट फिर आए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, फिर क्या हुआ? G20 बिकम अ सबमिट लेवल फोरम। फिर ये सबमिट लेवल फोरम बन गया जिसमें कि हेड ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये सब मिलकर जो है पार्टिसिपेट करने लगे। अब जो है एक कंट्री का या एक नेशन का सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर या सेंट्रल बैंक गवर्नर ही आके पार्टिसिपेट नहीं करता था, इसको थोड़ा और वाइड करना पड़ा। और उसके बाद जो हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर ये सब मिलके जो है इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, तो फर्स्ट सबमिट जो है 2008 में हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। ओके, तो फर्स्ट G20 सबमिट हुई 2008 वॉशिंगटन डीसी में। इतना क्लियर है? तो क्या है कि सबसे पहले हमने पढ़ा G20 क्या है, ये क्यों बनी, और G20 से पहले क्या था, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, वो सब। अभी एक बार मैं आपको कंप्लीट टाइमलाइन दे देती हूँ कि ये कैसे G7 G20 तक इसका इवोल्यूशन हुआ। तो आइए टाइमलाइन, क्या टाइमलाइन है? सबसे पहले फॉर्मेशन हुई G5 की 1973 में। इसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके और यूएस ने पार्टिसिपेट किया। ये इनफॉर्मल मीटिंग थी टू एड्रेस द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम एंड ऑयल शॉक।
तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले G5 की फॉर्मेशन हुई 1973 में। इसमें कौन कौन सी कंट्री थी? फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके एंड यूएस। सबसे पहले इन्होंने फॉर्म किया ये ग्रुप ऑफ 5। ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी जिसमें इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को लेके या ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके बात की और कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम की बात की। अब ब्रेटन वुड सिस्टम क्या था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो जाके वो जरूर देख लीजिएगा। एक ओवरव्यू के लिए मैं बता दूं, ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस थी जहां पे बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके अग्रीमेंट साइन किए थे जिसमें बहुत से इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए थे इकोनॉमिक स्फेयर को हैंडल करने के लिए। ओके, उसके बाद G6 की फॉर्मेशन हुई 1975, G5 प्लस इटली। तो G5 में जो कंट्रीज थी वो सारी की सारी मिलकर उसमें इटली भी जुड़ गई और ये G6 बन गया। इटली वॉज इन्वाइटेड टू स्ट्रेंथन यूरोपियन रिप्रेजेंटेशन। तो क्या कि G5 के बाद G6 की फॉर्मेशन क्यों हुई? इटली को इसलिए इनवाइट किया गया ताकि यूरोपियन रिप्रेजेंटेशन को जो है बढ़ावा दिया जा सके या उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। जितनी कंट्रीज मिलकर एक जगह पार्टिसिपेट करेंगी और एक जगह आकर कोऑर्डिनेट करेंगी तो इश्यूज को बहुत अच्छे से और बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, इसलिए इटली की भी पार्टिसिपेशन हुई। इसके बाद G7 फॉर्म हुई 1976 में। इसमें G6 कंट्रीज थी प्लस कनाडा भी आ गया। ओके, कनाडा ज्वाइंट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसमें कनाडा ने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है बढ़ रही थी। उसके बाद आते G8 पे 1997 में फॉर्म हुई जिसमें रशिया ने ज्वाइन किया। रशिया ज्वाइंड आफ्टर द कोल्ड वॉर टू एनकरेज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब कोल्ड वॉर सबको पता है, कोल्ड वॉर हुई थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में, और जब रशिया की फॉर्मेशन हुई तो रशिया ने जो है ज्वाइन किया G8 को ताकि वो अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फेयर में बेटर कॉपरेट कर सके बाकी के वर्ल्ड के साथ। ओके, अब इसके बाद आया G20 डायरेक्ट, ये 1999 में आया जिसमें 19 कंट्रीज थी, एक यूरोपियन यूनियन थी, सिंस 2013 अफ्रीकन यूनियन भी आ गया। तो क्या हुआ कि G8 क्या था कि इसमें सारी की सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज ने आके जो है पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए 95 टू 97 तक। तो फिर G20 की फॉर्मेशन की जिसमें कि 19 कंट्रीज ने आके पार्टिसिपेट किया और उसमें यूरोपियन यूनियन भी जुड़ी। अब 2023 में अफ्रीकन यूनियन भी उसका मेंबर बन गई। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर क्या है G20 का। G20 का स्ट्रक्चर है, G20 इज एन इनफॉर्मल फोरम, नॉट अ फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इनफॉर्मल फोरम है, ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब ये लीगली कोई सेटअप नहीं है, सिर्फ एक बोले कि कुछ कंट्रीज मिलकर आपस में बैठ रही हैं, सोच विचार कर रही हैं ग्लोबल इश्यूज को लेके और स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इश्यूज को लेके। ठीक है, और ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस नॉर्मल सी ये बात आपको याद रखनी है। नॉट अ फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज नो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने बताया आपको लीगल बाइंडिंग बॉडी नहीं है, तो इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है, उसके कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको लेके कैसे वोटिंग और क्या होगा, हर चीज मेंशन्ड है चार्टर में। ये वैसा नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इनफॉर्मल फोरम है जहाँ पे कंट्रीज आके बैठ के डिस्कशन करती हैं और आइडियाज शेयर करती हैं, डायलॉग्स करती हैं और ये सब। नो परमानेंट सेक्रेटरेट, वही कोई इसका परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मेरा इनफॉर्मल फोरम है। ईच ईयर, हर साल, वन कंट्री बिकम G20 प्रेसिडेंट। हर साल जो है मेंबर कंट्रीज में से कोई एक कंट्री जो है इसका प्रेसिडेंट बनती है। द प्रेसिडेंसी, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंसी कंट्री, जो ये होस्ट करती है समिट्स मीटिंग, सेट्स एजेंडा एंड कोऑर्डिनेट डिस्कशन। अब हर साल एक कंट्री जो है
इसकी प्रेसिडेंट बनती है और वो क्या करती है, मीटिंग्स को वो कंट्री होस्ट करेगी उस साल की मीटिंग को और एजेंडा सेट करेगी कि उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस होंगी, प्लस कोऑर्डिनेट और डिस्कशन किस किस तरह से होगी, वो सब कुछ वो वही कंट्री जो है फाइनल करती है। और G20 एंड क्लाइमेट चेंज, G20 और क्लाइमेट चेंज का क्या लिंक है? G20 कंट्रीज आर मेजर कार्बन एमिटर्स एंड एनर्जी कंज्यूमर्स। तो ये जितनी G20 कंट्रीज है ना, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज का कंजम्पशन यही कंट्रीज करती है, क्योंकि इकोनॉमिकली एडवांस्ड हैं, तो इकोनॉमी एडवांस होंगी तो रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी यही करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा कार्बन एमिटर्स यही कंट्री हैं, एनर्जी कंज्यूमर्स भी यही हैं। इसलिए ये कंट्रीज डिस्कस करती हैं किन इश्यूज पे, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन यही कंट्री करती है, इसीलिए कंट्रीज मिलकर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्लस कैसे एनर्जीज की कंजम्पशन कम की जाए, रिड्यूस की जाए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये कुछ मेजर समिट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ओके, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है ये मेजर समिट्स। एक समिट वॉशिंगटन समिट 2008 में हुई थी, ये फोकस कर रही थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे। फिर हुई लंदन समिट 2009 में, ये कंट्रीज कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज और बैंकिंग रिफॉर्म। अच्छा, तो 2009 में हुई लंदन समिट, ये डेट याद रखनी है और कब हुई और कहाँ हुई ये याद रखना है, और इस समिट का क्या पर्पस था वो याद रखना है, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट हमारे लिए न्यू दिल्ली समिट 2023। तो इंडिया में जो है ये समिट G20 समिट हुई 2023 में, जब इंडिया इसका प्रेसिडेंट होल्डर था, ठीक है। और इसका थीम क्या था? हाँ, तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था वासुदेव कुटुंब, ठीक है। क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, कि हम सब एक ही हैं और एकजुट होके काम कर रहे हैं। हाँ, और क्या था? ग्लोबल साउथ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके इन्होंने डिस्कस किया। यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप, जब इंडिया में समिट हुई यूरोपियन यूनियन भी तभी G20 का मेंबर बना। अफ्रीकन यूनियन तो जब इंडिया में समिट हुई तभी अफ्रीकन यूनियन जो है इसका मेंबर बना। अफ्रीकन यूनियन बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ G20, दिस स्ट्रेंथन ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन। और ये जो शिप जो है स्ट्रेंथन करती है ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन। जो वर्ल्ड का साउदर्न पार्ट है, साउथ अफ्रीका, स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर है क्या। तो G20 का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखें, प्रेसिडेंसी। इसकी प्रेसिडेंसी जो है रोटेट होती है एनुअली अमंग G20 मेंबर्स, ये मैंने आपको बताया। जो फिर वो प्रेसिडेंसी नेशन जो है एजेंडा सेट करता है, फिर होस्ट करता है ऑल द मीटिंग, लीड्स नेगोशिएशन एंड डिलीवरी द फाइनल आउटकम, ठीक है। उस मीटिंग में क्या होगा, कौन कंट्रीज आएंगी, कौन एडिशनल गेस्ट मेंबर उसको ज्वाइन करेंगे, एजेंडा सेट करना, होस्ट ऑल द मीटिंग्स इंक्लूडिंग लीडर समिट, जितनी भी मीटिंग्स G20 की उस साल में होंगी उनको हैंडल करना, प्लस लीडर्स की जो समिट होगी उसको देखना, वो सब जो है ये होस्ट कंट्री, ये प्रेसिडेंट कंट्री करती है। और एट द एंड जो है समिट का फाइनल आउटकम क्या आता है वो उसको लेके भी यही नेगोशिएट करती है। सेकेंड, ट्रॉयका। अभी ट्रॉयका क्या है? ये ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स है, ओके, 3 मेंबर का ग्रुप है। इसमें प्रीवियस प्रेसिडेंसी आती है, करंट प्रेसिडेंसी आती है और इनकमिंग प्रेसिडेंसी आती है। मतलब प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट कंट्री है वो, और उससे पहले जो प्रेसिडेंट कंट्री थी वो, और आने वाली की प्रेजेंट कंट्री, तीनों मिलके जो है इस पे डिस्कशन करती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 2025, 26, 27, 2025 में साउथ अफ्रीका जो प्रेसिडेंट था अभी यूएसए है और इसके बाद यूके होगा। तो करंटली ट्रॉयका ग्रुप कौन सा है? इन तीनों का, साउथ अफ्रीका, यूएसए और यूके, ओके। अब आते हैं शर्पा ट्रैक। शर्पा ट्रैक क्या है? लेड बाय शर्पास, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीडर।
तो ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर नेशन के जो लीडर्स हैं उनके। डील्स विद नॉन फाइनेंशियल इश्यूज, ये जो है नॉन फाइनेंशियल इश्यूज से जो है डील करते हैं। अब कैसे? और ये शर्पा ट्रैक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये शर्पा ट्रैक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये कौन होते हैं? बैंक गवर्नर्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्ल्ड के, अपने नेशन के लीडर्स को। ठीक है, और देखा जाए तो ये मेन वर्किंग ट्रैक है इसका G20 का। ठीक है, और इसमें जो है नॉन फाइनेंशियल मैटर को लेके डिस्कशन होती है, नेगोशिएशन होती है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो एंड इकोनॉमिक इश्यूज लाइक एग्रीकल्चर, climate change, culture, development, digital economy, education, employment, energy transition, environmental resources efficiency, health, tourism, trade and investment, anti corruption, ये सारे के सारे जो है शर्पा ट्रैक में आते हैं। ठीक है, अब सिंपल है, ये अपने ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने लीडर्स को, अपने नेशन के लीडर्स को। उसके बाद आते हैं फाइनेंस ट्रैक पे, ये सेकंड मेन ट्रैक है जो कि लेड बाय, इसको भी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर ही लीड करता है। और इसमें किन चीजों पे फोकस किया जाता है? फाइनेंशियल इश्यूज पे, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड रिफॉर्म, डेट सस्टेनेबिलिटी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म, सस्टेनेबल फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंशियली जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे ये हैंडल करता है। उसके बाद आते हैं एंगेजमेंट ग्रुप, provide a platform for outreach with civil society, business and the other stakeholders। तो ये क्या है? तो ये एंगेजमेंट ग्रुप में कौन होते हैं? इसमें जो है नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट हाँ, तो इसमें कौन होते हैं? इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या करते हैं? लीडर समिट है, लीडर्स को लीडर समिट से पहले। अब सवाल ये उठता है कि इन नॉन स्टेट एक्टर्स की जरूरत क्यों है? तो G20 एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट फोरम है, गवर्नमेंटल फोरम है, तो यहाँ पे नॉन एक्टर्स की क्या जरूरत है, ये सवाल उठता है। तो ऐसा है कि अब किसी भी चीज पे लेके डिस्कशन होनी है, किसी भी इशू को लेके डिस्कशन होनी है, तो ऑब्वियसली उस इशू का या उस फील्ड का एक एक्सपर्टीज होना जरूरी है। जैसे कि सपोज किसी टेक्नोलॉजी को लेके बात होनी है, साइंस को लेके बात होनी है, तो उससे पहले उसका आइडिया लेने के लिए या उसको बेटर वे में कौन डिफाइन कर सके, उसके लिए एक साइंटिस्ट की जरूरत होगी, है ना। तो वैसे ही बिजनेस को लेके बात करें तो किसी बिजनेस एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। तो ये एंगेजमेंट ग्रुप्स उसी में हेल्प करते हैं, ये लीडर समिट से पहले जो है पॉलिसी रिकमेंडेशन। ओके, तो ये 5 स्ट्रक्चर है, एक प्रेसिडेंसी बताया मैंने, ट्रॉयका बताया, शर्पा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक और एंगेजमेंट ग्रुप। तो ये सब मिलके जो है G20 लीडर समिट को हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सब मिलके, ये जितने भी ट्रैक्स हैं, ग्रुप्स हैं, ये सब मिलके G20 लीडर समिट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो सिर्फ मैंने कहा जैसे आपको एवोल्यूशन के टाइम पे कि पहले सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर जो है इसमें पार्टिसिपेट करते थे, बट फिर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो देखा गया कि इसको थोड़ा वाइड करने की जरूरत है। तो एक वाइडर अप्रोच लेते हुए जो नेशन के या स्टेट के जो हेड थे, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, उनको जो है इन्वॉल्व किया गया। अब इन्वॉल्व किया गया तो कंट्री को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक्सपेक्ट को देखा गया। अब जैसे ये नॉन फाइनेंशियल इश्यूज पे डिस्कशन होनी है, फाइनेंशियल इश्यूज पे डिस्कशन होती है, और भी डिटेल डिस्कशन होनी है जब किसी नेशन को लेके, तो उसमें उन एक्सपर्टीज की भी जरूरत है जिन आइडियाज को लेके डिस्कशन की जा रही है। सिंपल, बस इतना ही आपको समझना है। आप ये फ्लो चार्ट एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, अब ये क्या है? G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, अब ये क्या है? Ministerial meetings bring together minister of G20 members to discuss specific global issues, build consensus and provide policy guidelines for the leader summit। अब क्या बोल रहा है कि मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है इसमें क्या होता है, जो मिनिस्टर्स हैं G20 मेंबर के, वो एक साथ आते हैं, डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक ग्लोबल इश्यूज को लेके,
ताकि वो पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी गाइडलाइंस को प्रोवाइड कर सके लीडर समिट के लिए। पहले जैसे सपोज कोई फाइनेंशियल इशू पे डिस्कशन होनी है तो लीडर समिट से मतलब नेशन के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव या हेड ऑफ द स्टेट हैं उनकी मीटिंग होने से पहले ये जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं वो बैठ के डिस्कस करेंगे और पॉलिसी गाइडलाइंस लेंगे कि क्या चीज कैसे होनी है। उसके बाद वो लीडर्स को रिकमेंडेशन करेंगे कि अब इन मैटर्स पे आप डिस्कस कीजिए। ओके, तो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में क्या होता है, ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मल्टीलेटरलिज्म एंड ग्लोबल गवर्नेंस। फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग में क्या होता है, फोकस ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल टैक्सेशन, डेट एंड रिफॉर्म ऑफ IFIs। ओके, हेल्थ मिनिस्टर्स, अब इसमें हेल्थ मिनिस्टर जो है ग्लोबल हेल्थ को लेकर डिस्कस करेंगे, पैंडेमिक प्रिपरेशन को लेकर डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर डिस्कस करेंगे। अब हर मैटर में सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट जाके डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकता, उसमें उन एक्सपर्टीज की या उस फील्ड के जो मिनिस्टर है उनकी जरूरत होगी। सिंपल, वैसे ही एजुकेशन को लेके बात होगी तो एजुकेशन मिनिस्टर, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स, एनर्जी मिनिस्टर्स, टूरिज्म मिनिस्टर, डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग। ठीक है, हर फील्ड का अलग अलग एस्पेक्ट है, हर अलग अलग मिनिस्टर जो हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन करते हैं, फिर पॉलिसी रिकमेंडेशन देते हैं लीडर समिट के लिए। ज्यादा कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको एंगेजमेंट ग्रुप याद रखने हैं, ये पॉलिसी रिकमेंडेशन देते हैं शेरपा को, फिर आगे ये पॉलिसी फिर ये आगे पॉलिसी रिकमेंडेशन देते हैं लीडर्स को, और फिर फाइनल लीडर समिट में डिस्कशंस होती हैं कि किस इशू पे कैसे कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट किया जाए और उस इशू को सॉल्व किया जाए। ओके, अब आते हैं करंट अफेयर्स पे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स, जैसे कि आपको पता है अभी जब मैंने G7 पढ़ाया तब मुझे याद आया कि G7 अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा लाइमलाइट में चल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली G7 हुई है जिसमें इंडिया G7 का पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन उसको जो है एज अ गेस्ट बुलाया गया, और ये 13th टाइम था जब इंडिया को एज अ गेस्ट जो है बुलाया गया। अब आ जाओ करंट अफेयर G20 के, ये G7 तो मैंने ऐसे ही आपको फॉर अ चेंज बता दिया कि ठीक है अभी रिसेंट न्यूज में चल रहा है, तो अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो या आप करंट अफेयर्स डेली चेक करते हो तो आई होप पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप करंट अफेयर्स जरूर देखा करो, एक दिन में एक बार ही सही, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट मेन हाइलाइट्स वो आप चेक कर सकते हो, आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आई नो न्यूज़पेपर पढ़ने का, अगर आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना कुछ है आपकी प्लेट में ऑलरेडी स्टडी करने को, तो पूरी न्यूज़पेपर पढ़ना इज डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट आप हाईलाइटेड पॉइंट देख सकते हो। अब वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो आप कोई न्यूज़पेपर PDF डाउनलोड कर लो और उसमें आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट दिख जाएंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ हाँ अभी करेंटली ये हो रहा है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें पॉइंट आउट करके अपने नोट्स में लिख लो। प्लस अगर आपको वो भी डिफिकल्ट लगता है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जो करंट अफेयर्स को लेके, डेली करंट अफेयर्स को लेके डिस्कस करते हैं, वीकली करंट अफेयर्स को भी लेके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, साउथ अफ्रीका होस्टेड द 2025 G20 समिट। साउथ अफ्रीका ने अपनी जो 2025 G20 समिट है उसे होस्ट किया था। 20th इसकी थीम क्या थी, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट G20 समिट होस्टेड इन अफ्रीकन सॉइल। ये पहली समिट थी जो अफ्रीकन सॉइल में जो है हुई थी। हाईलाइटेड अफ्रीकाज ग्रोथ रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस, और इस समिट ने हाईलाइट किया था अफ्रीका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो कैसे ग्लोबल गवर्नेंस में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। होल्ड्स 2026 G20 प्रेसिडेंसी। अभी 2026 में जो है US जो है प्रेसिडेंट है, इसलिए यूएस अब होस्ट कर इसलिए यूएस होस्ट करेगा इस साल की प्रेसिडेंसी को, और ये 21st G20 समिट होगी जो कि दिसंबर में होगी 2026 मियामी में। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन का जो है बहुत अभी फोर फ्रंट में अफ्रीकन यूनियन दिख रही है G20 में। आफ्टर बिकमिंग अ परमानेंट G20 मेंबर ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी, अफ्रीकन यूनियन कंटिन्यूज टू प्ले अ लार्जर रोल इन डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, लास्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर।
इसको लेके जब इंडिया में G20 समिट हुई थी तब इसको लेके बात हुई थी, कंटिन्यू टू रिसीव अटेंशन 2026। इसको लेके डिस्कशन इस साल भी होगी। इन इंडिया एंड यूरोपियन पार्टनर डिस्कस एक्सपैंडिंग कनेक्टिविटी, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन। और इस साल भी इसको लेके डिस्कशन होगी, किस पे, कि कैसे यूरोप और इंडिया जो है अपनी कनेक्टिविटी को और एक्सपैंड कर सकता है, अपने ट्रेड को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में आपस में कोऑपरेट करके कैसे बेटरमेंट की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये हमारे करंट अफेयर्स हैं। बाकी के करंट अफेयर्स आप जो है डेली न्यूज के थ्रू अपडेट रहा करो। ओके, तो अब आ जाते हैं पीवाईक्यूज में। पीवाईक्यूज में देखा जाए तो तो G20 की एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई? कोल्ड वॉर की वजह से, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, या द गल्फ वॉर की वजह से? तो पता ही है आपको, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो G20 की फॉर्मेशन हुई थी 1999 में। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 इन 2023? अब बोल रहा है कौन सी कंट्री जो है इनमें से G20 की 2023 में इसकी मेंबर बनी थी? तो इजी है, अफ्रीकन यूनियन। G20 लीडर समिट वर फर्स्ट हेल्ड इन, सबसे पहली G20 समिट कब हुई थी? 2008 में जो है लीडर समिट पहली बार हुई, और इससे पहले जो है फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर जो है इसमें पार्टिसिपेट करते थे। बट उसके बाद धीरे धीरे करके जो है इनको एड ऑन किया। इसमें कौन एड ऑन हुए? लीडर्स, नेशन के हेड, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब लास्ट है द ट्रॉयका कंसिस्ट ऑफ। ट्रॉयका क्या कंसिस्ट करता है? 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, प्रीवियस, करंट एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसी, 3 परमानेंट मेंबर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ 3 कंट्रीज। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इसके साथ आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप आपको G20 टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए। प्लस ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इसको भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको डेली अपडेट्स देती रहूंगी, प्लस आपको शॉर्ट टॉपिक्स यहाँ पे मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, और कुछ पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज मैं यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करूंगी। प्लस टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको जितनी भी क्लासेस हो रही हैं इसकी पीडीएफ यहाँ प्रोवाइड करने वाली हूँ। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस आपको पीवाईक्यूज एमसीक्यूज जो है डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे, ताकि आपकी साथ ही साथ रिवीजन भी हो सके और हम फन वे में जो है पढ़ाई भी कर सकें। तो इसके साथ ये लेक्चर अब यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है, और अगर नहीं आया है तो प्लीज 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 एक बार ये वीडियो दोबारा देखिए। आई एम श्योर एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। और ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्लस आपको यहाँ वहां से चीजें उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एकदम कंपाइल करके मैंने आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से नोट्स दे दिए हैं, प्लस कुछ करंट अफेयर्स रहेंगे, वो हम धीरे धीरे आगे एड ऑन करते जाएंगे। आई एम प्लानिंग कि हाँ, मैं वीक में एक बार आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर सकूं, कि हाँ पूरे वीक में क्या हुआ है हम उसको कंपाइल करके एक वीडियो में जो है खत्म करेंगे। ठीक है, साथ में मैं धीरे धीरे करके अब आपके लिए पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की वीडियोस भी लाऊंगी, कि हम साथ साथ पढ़ते पढ़ते रिवीजन भी कर सके। और तो मेन एजेंडा तो यही है कि हम इतना पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें और वो चीज हम इम्प्लीमेंट कर सके। उसके लिए मैं पीवाईक्यू और एमसीक्यूज की क्लास लाती रहूंगी, क्वेश्चंस तो प्रोवाइड करूंगी, इंस्टाग्राम पे भी देती रहूंगी, लेकिन आप यहाँ वहां से थोड़ा डाटा उठा के एक बार प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक्स पढ़ने से पहले एक बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। समझ में आता है नहीं आता है वो मैटर नहीं करता, बट प्रैक्टिस कीजिए। उससे फिर आपको दिखेगा कि हाँ आपको क्या चीजें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, आपको कितना चीजें क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर हैं, और किस लेवल की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको नोट्स तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही दूंगी, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलेंगे कल नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।